मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में इस अधिनियम के अंतिम कुछ प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ, जो धारा 154 से लेकर धारा 167 अध्याय 10 और अध्याय 11 में वर्णित किए गए हैं, जिनमें न्यायालय की विवेकिक शक्ति के बारे में मुख्य तौर पर वर्णन किया गया है। जिसमें यदि हम प्रथम व्यवस्था को देखें तो जो न्यायालय के समक्ष साक्षी पेश किया गया है उसको पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने, हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करने के विषय में धारा 154 जो है वह वर्णन करती है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो पक्षकार साक्षी को बुलाता है वह उसकी मुख्य परीक्षा करता है और प्रतिपक्षी द्वारा जो है प्रतिपरीक्षा करवाई जाती है। लेकिन जब किसी विवाद में मुख्य परीक्षा होने के पश्चात प्रतिपरीक्षा में वह साक्षी अपना पूर्व में दिए गए बयान से पलट जाता है, मुकर जाता है या उसमें कोई संशोधन फेरफार कर लेता है, जिससे वह मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान बुलाने वाले पक्षकार के ही विरुद्ध हो जाता है, तब उस पक्षकार को, चूंकि उसने अपने पक्ष से द्रोह किया है, इसलिए उसे पक्षद्रोही साक्षी के रूप में न्यायालय से घोषित करवाया जाता है और न्यायालय की अनुमति इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय जब अनुमति दे देता है तब वह उससे पुनः परीक्षा में प्रति परीक्षा जैसे प्रश्न अर्थात सूचक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और वह क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको बुलाने वाला पक्षकार ही करता है। इसलिए इसे विशेष तरह का साक्षी माना जाता है, पक्षद्रोही साक्षी। अब पक्षद्रोही साक्षी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसके बारे में साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाने के लिए धारा 155 में 155 में वर्णन किया गया है कि उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह उससे ये पता लगता हो कि वह विश्वास करने योग्य नहीं है अथवा उसे कोई रिश्वत या भ्रष्ट उत्प्रेरणा दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्त हुई है या उसके जो पूर्व में जो कहे गए कथन है जो असंगत है, कॉन्ट्राडिक्टरी है वर्तमान कथनों से, उनको पेश करके उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप जो है वह लगाई जा सकती है। इस विषय पर इसमें दृष्टांत भी दिए हुए हैं दो, जिसमें यह वर्णन किया गया है ख को बेचे गए और प्रदान किए गए माल के मूल्य के लिए ख पर क वाद लाता है। ग कहता है कि उसने ख को प्रदान किया था। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने यह कहा था कि उसने उस माल का प्रदान ख को नहीं किया था। अर्थात जिस साक्षी ग को न्यायालय में पेश किया उसने प्रदान करने की बात कह दी जबकि उसको प्रदान किया ही नहीं था, तो जो असंगत कथन है उसको न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो ये अधिक्षेप करने के तीन ढंग जो हैं वो इसमें बताए गए हैं कि एक तो वो विश्वास करने योग्य नहीं है, एक उसको भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है, उसने रिश्वत ली है, या उसने जो पूर्व में असंगत कथन कहे थे उनको न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो ये पक्षद्रोही साक्षी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसी तरह एक प्रश्न स्मृति ताज़ा करना
के प्रावधान के विषय में भी आता है, जो प्रावधान धारा 159 से 161 के मध्य किए गए हैं। रिफ्रेशिंग द मेमोरी इसे कहा जाता है कि जब कोई पक्षकार जो न्यायालय में आया है वह अपने स्मरण को ताज़ा करना चाहता है, क्योंकि विवाद कई साल तक न्यायालय में चलते हैं, इसलिए ऐसा संभव है कि वह पक्ष या उसका साक्षी जो है वह अपने पूर्व में किए गए कथनों को भूल गया हो, या किसी बीमारी रोग पीड़ा के कारण उसकी स्मृति लोप हो गई हो, और अब वह जब न्यायालय में आया है तो वह अपने पूर्व के कथनों को देखना चाहता हो, तो इसे हम साक्ष्य अधिनियम की भाषा में स्मृति ताज़ा करना कहते हैं। धारा 159 यह प्रावधान करती है कि कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि उसने स्वयं उस व्यवहार के समय या उसके शीघ्र पश्चात बनाया था, जब वह उसकी स्मृति में ताज़ा था, उसको देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकेगा। तो ये जो धारा 159 है वह परीक्षा के अधीन किसी साक्षी को अपने ही द्वारा लिखित लेख या उसकी प्रतिलिपि को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा करने या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखे गए लेख को जो उसने उस समय पढ़ा हो पुनः पढ़कर मेमोरी को रिफ्रेश करने का अधिकार देती है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि धारा 159 के प्रावधान जो है वो अशिक्षित या निरक्षर जो व्यक्ति हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो साक्षर नहीं हैं, उन साक्षियों पर यह धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि धारा स्पष्ट तौर पर लेख के बारे में वर्णन करती है कि लेख देखकर अपनी स्मृति ताज़ा करना। तो लेख वही व्यक्ति देख सकता है, पढ़ सकता है जो लिखने पढ़ने में सक्षम हो। दूसरी जो बात है वह धारा 160 में कही गई है कि धारा 159 में जो वर्णित दस्तावेज हैं उसमें जो दस्तावेज देखा है उस विषय में अगर उसको पूरी मेमोरी रिकॉल नहीं भी हो रही है, लेकिन अगर उसको यकीन है कि ये दस्तावेज उस समय प्रॉपर वे में नियमों का ध्यान रखते हुए बनाया गया था और वह सही है, फर्जी नहीं है, तो वह यकीन के संदर्भ में अपना परीक्षाक्ष्य जो है वह दे सकता है। यह धारा 160 वर्णन करती है। और धारा 161 यह वर्णन करती है कि प्रतिपक्षी को क्या अधिकार होगा। तो ये धारा 161 वर्णन करती है कि पूर्ववर्ती अंतिम दो धाराओं अर्थात 159 और 160 के उपबंधों के अधीन कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा यदि वह उसकी अपेक्षा करे, और ऐसा पक्षकार यदि चाहे तो साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा भी कर सकता है। तो ये स्मृति ताज़ा करना और उसके अंतर्गत कोई लेख या उसकी प्रतिलिपि को साक्षी द्वारा न्यायालय में पढ़ना और प्रतिपक्षी का उसमें क्या अधिकार होगा, इस विषय पर धारा 159 से 161 में वर्णन किया गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो तीसरे तरह का प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चन दस्तावेज का पेश करना और उनके बारे में प्रावधान के पर चर्चा के बारे में आ सकता है। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट। तो धारा 161 के बाद 162 जो है वह ये कहती है कि न्यायालय में दस्तावेज
पेश किया जा सकता है। और कोई साक्षी को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है तो उसको जो है वह दस्तावेज न्यायालय में पेश करना होता है। हाँ, यदि उसको कोई आपत्ति हो तो उसके बारे में न्यायालय निर्णय करेगा कि उस दस्तावेज को ओपन करना है कि नहीं करना। धारा 130 और 31 में हमने हक विलेखों के निक्षेप, हक विलेखों के दस्तावेज को छूट प्रदान करने के संदर्भ में प्रावधान देखा था। लेकिन धारा 162 ये प्रावधान करती है कि न्यायालय में उस दस्तावेज को पेश करना होगा। न्यायालय ये जो है तय कर सकती है कि उसको सार्वजनिक करना है या नहीं करना। तो ये धारा 162 किसी साक्षी से न्यायालय द्वारा दस्तावेज मंगवाना और उसको गुप्त रखना या सार्वजनिक करने के बारे में न्यायालय के अधिकार, न्यायालय के विवेक के बारे में वर्णन करती है। इसी के साथ उस दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना के विषय में धारा 163 वर्णन करती है कि जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मांगता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उसके द्वारा निरीक्षित हो जाती है, तब उसे पेश करने वाला पक्षकार उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा। तो ये विरोधी पक्षकार से नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने की बात जो है वह धारा 163 में स्पष्ट की गई है। और इसी के साथ एक और क्लेरिफिकेशन धारा 164 में दिया हुआ है कि सूचना दस्तावेज के पेश न करने पर क्या अधिकार होगा, क्या परिणाम होगा। तो इसके बारे में धारा 164 ये वर्णन करती है कि जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है सूचना मिलने के बावजूद, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। तो धारा 164 स्पष्ट कर रही है कि न्यायालय के आदेश के बिना या दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना ऐसे दस्तावेज का न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकता, जिसको धारा 162 और 163 में प्रतिपक्षी द्वारा पेश करने की सूचना देने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो कभी कभी प्रश्न न्यायालय की प्रश्न करने की शक्ति के बारे में भी आ जाता है। इसे आप सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी, और यहाँ तक कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि न्यायालय प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत वाद में सच्चाई तक पहुँचने के लिए कोई भी तरह का आदेश देने की शक्ति रखता है। उसी चीज़ को, इनहेरेंट पावर को धारा 165 में वर्णन किया गया है कि न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा। यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये शब्द हैं कि मोटो जो है, मोटिव इंटेंशन जो है वो न्यायाधीश की सुसंगत तथ्यों का पता चलाने या उचित सबूत प्राप्त करने का होना चाहिए। उसके लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी पक्षकार से
और किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न न्यायालय कर सकता है। तो ये एक विशेष शक्ति धारा 165 न्यायाधीश को प्रदान करती है, और इसके साथ साथ प्रश्न करने के साथ साथ किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकती है, और किसी भी पक्षकार को साक्षी को न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा के हकदार बना देती है कि वह किसी भी साक्षी से, किसी भी पक्षकार से प्रतिपरीक्षा भी न्यायालय कर सकता है। यद्यपि हमने देखा था कि धारा 137 और 38 और 141 से 43 में कि मुख्य परीक्षा पक्षकार जो बुलाता है वह करता है, और प्रतिपरीक्षा प्रतिपक्षी द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर धारा 165 में अगर प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षा नहीं कर रहा है तो न्यायालय को स्वयं को अधिकार दे रही है कि वह भी प्रतिपरीक्षा कर सकेगा अगर वह उस गवाह के गवाही से संतुष्ट नहीं है या उसे मामले में सत्यता का पता नहीं चल रहा है। इस विषय में आपको एक रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 1981 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किंतु 2-3 बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर कि एक तो जो प्रश्न न्यायालय पूछ रहा है उन प्रश्नों को धारा 148 और 149 के अधीन जो अनुचित घोषित किए गए हैं, युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और सील का साक्ष्य देने वाले अभ्यर्थी से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये जो है अवश्य न्यायालय को ध्यान में रखना है कि बिना युक्तियुक्त आधारों के कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए। यह धारा का परंतुक जो है न्यायालय को बाउंड कर रहा है 165 का, और इसी के साथ इस परंतुक में यह वर्णन भी किया गया है, यह पाबंदी भी लगाई गई है कि धारा 121 से लेकर 131 तक जो प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस हैं या जो अविश्वसनीय साक्षी हैं उनको न्यायालय जो है इस धारा 165 में प्रश्न करने की शक्ति के अंतर्गत पाबंद नहीं कर सकता, आबद्ध नहीं कर सकता। अर्थात जो छूट 121 से 131 के मध्य दी गई हैं वे छूट बनी रहेंगे, और युक्तियुक्त आधारों के बिना न्यायालय जो है वो कोई प्रश्न नहीं करेगा। इसके अलावा एक और धारा इसमें दी हुई है 166 जो इसी के संदर्भ में है कि जूरी या असेसर की प्रश्न करने की शक्ति, लेकिन ये जो धारा 166 है ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि भारत में अब जो न्यायिक प्रणाली है वह जूरी या असेसर की सहायता के बिना चलती है, और न्यायाधीश स्वयं अपने स्वविवेक से निर्णय जो है वो करते हैं बिना किसी जूरी या असेसर की हेल्प के। तो धारा 166 जो है वो अंतिम बार नानावटी का विवाद आप पिछले साल आईपीसी में पढ़कर आए हैं, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है। तो उस विवाद में अंतिम बार ये इस्तेमाल की गई थी। उसके पश्चात धारा 166 का भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक अंतिम प्रश्न जो इस साक्ष्य अधिनियम में बनता है वह ये बनता है जो आप सीपीसी में भी पढ़ कर आए हैं
और सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई साक्ष्य का अनुचित ग्रहण कर लिया है या ऐसा साक्ष्य जिसका ग्रहण किया जाना चाहिए था किंतु उसे अग्रहण कर दिया गया है, तो उसका प्रभाव जो है उस विवाद में दिए गए निर्णय पर क्या पड़ेगा। तो सीपीसी और सीआरपीसी के नियमों की तरह है यहाँ धारा 167 में भी ये वर्णन किया गया है कि कोई नया परीक्षण जो है उस निर्णय उस मामले में नहीं किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, देयर विल बी नो न्यू ट्रायल। अगर इसको हम पढ़ें तो धारा 167 ये वर्णन करती है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वमेव किसी भी मामले में, यहाँ जो शब्द है स्वमेव ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि स्वमेव का मतलब है अपने आप, स्वतः है, केवल मात्र अनुचित ग्रहण या अग्रहण से ही नवीन विचारण के लिए या विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा। यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत हो कि आक्षेप किए गए साक्ष्य के ग्रहण किए बिना भी या उसको छोड़ने के पश्चात भी, हटा देने के पश्चात भी उस विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए था। अर्थात यदि किसी पक्षकार को दोषी साबित कर दिया है या उसको दंडित किया गया है और जो अनुचित ग्रहण किया गया था उसको यदि हटा दें या जो अग्रहण किया है उस साक्ष्य को अगर ग्रहण कर भी लें तो भी उस विवाद के अंतिम निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो और उस विवाद में अंतिम निर्णय वही रहने वाला हो, चाहे उस साक्ष्य को निकाल दिया जाए और चाहे उस अग्रहण वाले साक्ष्य को जोड़ दिया जाए, तो उस विनिश्चय को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इस विषय में आपको एक केस लो है द्विजेश चंद्र राय बनाम नरेश चंद्र गुप्ता का 1946 का कलकत्ता हाईकोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 भी उपबंधित करती है कि किसी भी विनिश्चय में आपत्ति होने पर फेरफार नहीं किया जाएगा जब तक भूल ऐसी ना हो जो विनिश्चय के गुणावगुण पर प्रभाव डालती हो, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में भी ऐसा उपबंधित है। तो केवल मात्र साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण से कोई नया विचारण उस मामले में नहीं किया जाएगा। अगर मामले की गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा रही साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण का प्रभाव, न्यायालय की प्रश्न करने की शक्ति, दस्तावेज को पेश करने और उन पेश न करने पर न्यायालय की शक्ति, स्मृति ताज़ा करने के बारे में न्यायालय के द्वारा छोड़ देने की शक्ति, और पक्षकार को अपने साक्षी से प्रश्न करने अर्थात पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में हमने चर्चा की। इट्स ऑल ओवर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।